सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज रविवार है और रविवारीय सहज चर्चा का आयोजन 8 बजे होता ही है, आप जानते ही हैं। और आज हमने हास्य व्यंग के बहुत बड़े हस्ताक्षर हास्य कवि घनश्याम जी अग्रवाल को अकोला, महाराष्ट्र से सादर आमंत्रित किया है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज के लाइव टेलीकास्ट में। यह कार्यक्रम आप मेरे फेसबुक वाल पे लाइव देख ही रहे हैं। बाद में वाल पे तो रहेगा ही, उसके बाद मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे कू ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सब जगह आपको मिलेगा। आप ज़रूर देखिएगा। और घनश्याम जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको ऐड कर लेता हूं। बोलना है। नहीं रहेगा राधा तो श्री, विकास बहुत बहुत प्रणाम आपको। अभी बोलना है क्या? चालू है मेरा? हाँ। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है मैं? हाँ जोगा जी, सिंह जी, बिल्कुल आप दिखाई दे रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। अच्छी बात। हाँ जी, कैमरे हाँ, को एक जगह स्थापित कर दें आप, ताकि हिले ना। नहीं ऐसे नहीं आएगा। कुलदीप अभी ठीक है। धन्यवाद देख ठीक रहे हैं है। हमें, तब तक मैं नाम पढ़ देता हूँ। महेंद्र सारस्वत फूले जी भी देख रहे हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं आपको देखने के लिए। आप तो जुड़े ही हैं। और सुभाष रासिन सरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 550 लोग अभी आपको देखने के लिए जुड़ चुके हैं। तो मैं आपका सादर अभिवादन करता हूं और सादर संस्पर्श करता हूं। और आपने हमारा छोटा सा इनविटेशन स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो परम आदरणीय हास्य कवि घनश्याम जी अग्रवाल अकोला, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबकी तरफ से भी मैं प्रणाम कर देता हूं। और अब हम आगे की सहज चर्चा आरंभ करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। तो सबसे पहले भ्राताश्री, आप अपनी जीवनी के बारे में कुछ बताइए कि आप यहाँ तक, इस पादान तक किन किन मार्गों से होते हुए पहुंचे, कहाँ कहाँ से मोटिवेशन मिला, क्या क्या करते रहे जी। आवाज आ रही है मेरी? गुड़िया, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो देखिए, मेरी उम्र अभी 80 साल है। 1962 में मैं कविता लिखना शुरू किया, 60-62 से। और पहले 7-8 तक हमारे शहर में जो कवि सम्मेलन होते थे, मुझे लोकल कवि के हिसाब से बुलाया गया। 1970 से लेके आज तक मैं तमाम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, दुबई में, मकसद में मैंने प्रोग्राम दिए हैं कवि सम्मेलन के। हास्य व्यंग कवि के रूप में मेरा नाम है और मेरी 7 किताबें हास्य व्यंग पे निकली है। उसमें कुछ किताबें लघु कथाओं पर भी है। इसके अलावा मेरे हर साल मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात सही है कि अकेला मैं व्यक्ति रहा हूंगा जो हर नए साल पर देश में घटने वाली घटनाओं के आधार पर कलरफुल ग्रीटिंग, नए साल के ग्रीटिंग बनाता हूं। और अभी 5-6 साल से बंद किया। 30 साल से मैं ग्रीटिंग 500 से शुरू किया, 2000 तक ग्रीटिंग अपने हाथ से लिखकर बाई पोस्ट में सब मित्रों को अखबारों में यूं भेजता रहता हूं। और वो ग्रीटिंग इतने चर्चित हुए, मेरे ग्रीटिंग, मैंने शायद 2-4 ग्रीटिंग आपको भेजे भी होंगे, या मैं आपको व्हाट्सएप पे और ग्रीटिंग मेरे भेज दूंगा। और आपके जो भी दर्शक चाहेंगे, श्रोता, ये तो मेरी किताब है। हाँ, ये मेरी किताब अभी लेटेस्ट है। इसके पहले मेरी 5 किताबें निकल चुकी है। तो वो जो ग्रीटिंग, अगर और भी श्रोता लोग चाहें मेरे ग्रीटिंग प्राप्त करना,
तो आपके फोन नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल दे, तो मैं उनके व्हाट्सएप पे मैं उनको ग्रीटिंग भेजूंगा मेरे, जो बहुत देश भर में ये चर्चित हुए। हाँ, ये ये मेरी ग्रीटिंग का एक हिस्सा है। आपका प्यार मेरे को प्राप्त हुआ था, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं और नहीं, मैं जिस तो दिन मिली थी उस दिन संयोग से हमारा अटपटे सवाल का कार्यक्रम भी था। उस दिन भी मैंने हाँ ये पुस्तक सभी दर्शकों के सामने जी, दिखाई थी, और आज आपके सामने दिखाने का भी मौका मिल रहा नहीं है। मुझे तो खुद को जितना आपके पढ़ता जो हूँ व्यंग, हाँ, हास्य का आपकी जो समझ है, मैं सबसे ज्यादा पसंद आपके हंसगुल्ले को ही पसंद करता हूँ। मैं हर एक पढ़ता रहता हूँ उसका और अपने दोस्तों से पढ़वाता हूँ, देखो व्यंग क्या होता है, हास्य क्या होता है, इतनी बारीकी आप लोग करते हैं। और इसी से मैं जुड़ा, इसलिए मैं आपको किताब दिया, आपने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और मैं बहुत शिक्षा बहुत मेरी धन्यवाद। यही अकोला में ही एमकॉम एमए मैंने किया, कॉलेज में लेक्चरशिप किया, और 2000 में मैं रिटायर हो गया, और 22 जी साल मुझे हो गए रिटायर होने को। इसके जी अलावा मैंने कुछ सीरियल भी लिखे हैं, जिसमें प्रमुख भोपाल दूरदर्शन दर्शन के लिए हरिशंकर परसाई, जो बहुत बड़े हमारे हिंदी के व्यंग्यकार थे, उनकी रचनाओं पे मैंने 13 एपिसोड लिखे हैं, जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े हास्य कवि थे। शायद आपने नाम सुना, शैल चतुर्वेदी, अब तो गुजर गए, उनके लड़कों ने उसका डायरेक्शन दिया था। फिर शिला शुक्ल भी बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक कहानी कुंती का झोला, इस पर मैंने दूरदर्शन के लिए 10 एपिसोड लिखे हैं, और लखनऊ दूरदर्शन के लिए भी मैंने 10 एपिसोड लिखे हैं। जी जी। और व्यंग पत्र पत्रिका, तमाम हिंदुस्तान की जितनी भी अब तो पत्र पत्रिकाओं का जमाना नहीं रहा, लेकिन 1960 तक, 2000 बाद तक मैंने जितने भी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, जो भी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं थे, सब में मैं लगातार 1970 से छपते जा रहा हूँ। जी और उसी वजह से थोड़ा परिचय हुआ मेरा, और अब जी। रिटायर हूँ। बस अब उतना लिखना पढ़ना, तो पत्रिकाएं भी बंद हो गई है, कुछ कवि सम्मेलन मिल जाते हैं, अब कवि सम्मेलन के ग्रुप हो गए, तू मुझे बुला, अपना पेमेंट दिला, मैं तो गिव और टेक, हर जगह जिसमें पैसा मिलता है वहां कॉमर्शियल हो ही जाता है, उसे स्वीकार करना चाहिए, ये नियम है। और मुझे फिर भी कुछ प्रोग्राम मिलते हैं, तो अभी बहुत एज होने से दूर के प्रोग्राम नहीं, आसपास के प्रोग्राम भी करता हूं मैं, और किताबें पढ़ता रहता हूँ कुछ, और बाकी की मोबाइल पर मैं अपनी लघु कथाएं, हास्य एवं रचनाएं डालता रहता हूँ, उसके जवाब देता रहता हूँ, और इस तरह मस्ती करता रहता हूँ, कोई मुझे तनाव नहीं है। ये मेरा शायद संक्षिप्त यही परिचय है। यही और आपके अब तक के स्वास्थ्य का यही राज है आपका। तो ये हाँ आपका जी, स्वास्थ्य का राज है कि आप खुद भी मस्ती करते हैं और दूसरों को भी मस्ती हाँ, करवाते हैं, और हंसते उसका हंसते सबसे बड़ा एक, मेरे जीवन में 2-4 घटना ऐसी घटी है, यदि आपके समय रहा तो मैं बताऊंगा, जो मुझे हमेशा तरोताजा करती, उनको याद करो। मैं अभी सुनाऊं बताओ। वो, यदि आप सुनना चाहे। वैसे मैं कविताओं के माध्यम से, यदि चाहे तो 1-2 कविताएं मैं पढ़ दूंगा, जब आप चाहेंगे, जब बीच हाँ बीच हाँ व्यंग कविताएं मेरी। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। मुख्य तरह 3 विधाएं हैं। एक, मैं हास्य व्यंग्य कविताएं लिखता हूँ। दूसरा, हर साल ग्रीटिंग भेजता हूँ। और तीसरी, मैं लघु कथाएं लिखता हूँ। लघु कथाएं जो लिखता हूँ बड़ी मार्मिक रहती है, हाँ जी। बहुत दर्द भरी, शायद आपने कुछ पढ़ी भी है, मैंने दिए भी हैं। हाँ, और इसके एक, अंदर जितना। इसमें भी कोई लघु कथाएं हैं, और एक मेरी लघु कथा है कि अपने अपने सपने, किताब निकली है मेरी। अब ये मेरी 3 विधाओं के साथ, मेरे साथ 3 एक्सीडेंट हुए, उनको याद करो तो मैं ताजा हो जाता हूँ। एक बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मेरी हास्य व्यंग्य कविताओं में, जो मैंने अभी लेटेस्ट कविता पोस्ट की है, 40 साल पहले, 35 साल पहले ओशो ने अपने प्रवचन में उस व्यंग कविता का उल्लेख किया था। जी हाँ जी। ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, 35-40 साल पहले, जिसका भी मैंने भेजा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। जब भी याद करता हूं तो समझता किस जन्म का पुण्य था, ओशो जैसे महान दार्शनिक ने मेरी कविता का, हालांकि उन्हें कई कवियों का किया, लेकिन जो बड़े लोग थे, मेरे जैसे छोटे कवि का उल्लेख करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और दूसरा, मेरी जो अपने अपने लघु कथा संग्रह है, इसका जिस दिन विमोचन हुआ, तो उस ये की लघु कथा मैंने संग्रह मैंने नीरज जी को भेजा था पढ़ने के लिए। तो जिस दिन इसका विमोचन होना था, उस दिन नीरज जी का मुझे फोन आया, मेरे थोड़े हम्म। परिचय थे, और उनका ये फोन मुझे आज भी, उन्होंने कहा, घनश्याम, तुम्हारी लघु कथा की पहली लघु कथा अपने अपने सपने,
ये रोटी के सपने की कहानी है। शायद उसका ग्रीटिंग भी मैंने बनाया, और श्रोता लोग और दर्शक लोग चाहेंगे तो ग्रीटिंग की कॉपी मैं इनको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जिसको सुन के नीरज जी ने मुझे, घनश्याम तुम्हारी किताब कल मुझे मिली और पहली लघु कथा पढ़कर मैं लगातार रो रहा हूँ, दूसरी लघु कथा पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सोचा पहले तुम्हें बधाई दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, फिर लघु कथा पढ़ूंगा। ये वर्ड मेरे लिए सोने में लिख दे, इससे बढ़कर मुझे राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, मैं उन राष्ट्रपति को भी सम्मान देता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है कि मेरी कविता, मेरी लघु कथा, नीरज जी न केवल आंखों में आंसू आ जाते हैं बल्कि मुझे फोन करते हैं। और मैंने उनसे वादा किया कि आप तो गीतकार हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं नीरज जी, मेरी लघु कथा संग्रह तो आपने पढ़ा, अगली किताब मेरी हास्य व्यंग्य संग्रह की आएंगी, वाह, उसकी भूमिका आपको लिखना है, वो गीत का लिख, और उसमें इस घटना का उल्लेख करेंगे, क्योंकि आप साइन करेंगे तब तो लोग भरोसा करेंगे कि आपने फोन किया करके। तो उन्होंने मुझे वादा किया तुम्हारी किताब आएंगी, मैं उसकी भूमिका लिखूंगा, उसमें घटना का वर्णन होगा। और मेरी किताब हास्य व्यंग्य आई एम सॉरी 1914 में आई, उसकी भूमिका नीरज जी ने इस घटना के साथ लिखी। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि गीतकार हास्य व्यंग्य किताब की भूमिका लिखते हैं। वाह, और तीसरी थोड़ा अलग ढंग की घटना है, ये भी मैं सुना के फिर कविता की बात करूंगा। मैं ये क्या मेरे लघु कथा पर और कविता की उपलब्धि, जो मैं ग्रीटिंग भेजता हूँ, वो 1906 में याद होगा आपको, आतंकवादी हमला बंबई में हुआ था, लोकल ट्रेन उड़ गई थी, उसमें हमारे एक बहुत बड़े कवि हास्य व्यंग्य के श्याम ज्वालामुखी, जिनका लड़का गौरव शर्मा काफी प्रोग्राम करता है आज का, बड़ा अच्छा हास्य व्यंग्य कवि है, वो उसमें शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में मैंने ग्रीटिंग बनाया था। उस ग्रीटिंग में रेलवे के टुकड़े बिखरे हुए ग्रीटिंग में दिए थे, और उसमें मैंने एक वाक्य लिखा था, एक मेरी 4 लाइन परेश रावल अभिनेता को बहुत पसंद, वो सुना देता हूँ आतंकवाद के ऊपर, कि दुनिया में जब एक आदमी भी भूखा सोता है, दुनिया में एक आदमी भी अगर भूखा सोता है तो भरपेट खाने वाले हम और तुम एक रात के लिए आतंकवादी होते हैं। ये साहब होता है, हम भी दोषी हैं, अगर एक भूखा रहता है तो हम भी आतंकवादी। तो इस घटना पे मैंने, और फिर एक नए साल का संदेश दिया था उस आग के गोलों के बीच में, कि हम तो बच गए गए साल में, आप बचो नए साल में। ऐसा ग्रीटिंग मैं अपने मित्रों को भेजता हूँ। तो एक हिंदुस्तान लीवर के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे राजू सारस्वत, उनसे मेरा परिचय था, उनको भी मैंने ग्रीटिंग भेजा, बड़े आदमी थे वो। तो उन्होंने ग्रीटिंग बहुत अच्छा लगा, जिसमें लिखा था हम तो बच गए गए साल में, और आतंकवाद की पूरी कविता जो मैंने पढ़ी वो थी। उसके 2 साल बाद आपने सुना होगा ताजमहल में फिर आतंकवादी हमला हुआ, 2 साल के बाद हुआ ना, जानते बहुत। तो उसके एक दिन पहले वो राजीव सारस्वत से एक पत्रकार ने पूछा, उनका इंटरव्यू लिया गया, वो इंटरव्यू में और सारे प्रश्न के बाद एक प्रश्न पूछा, सारस्वत जी आप बताइए देश में जो आतंकवाद फैल रहे हैं उसके लिए क्या इलाज है। तब उन्होंने जो कहा कि साहब उसके लिए मुझे घनश्याम का ग्रीटिंग याद आता है। उन्होंने मेरा ग्रीटिंग लग के उनको, पत्रकार को पढ़ के सुनाया, हम तो बच गए गए साल में, आप बचो नए साल में, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगला साल कौन देखेंगे, होटल में, बाजार में, सिनेमा में कब आतंकवाद की हमला हो जाएगा, आप शहीद हो जाएंगे। ये उन्होंने अंतिम बात कहा, और ऐसा बोल के उनकी मीटिंग थी ताजमहल होटल में, वो ताजमहल होटल में गए और वहां आतंकवादी उनको मार डाला। तो ये घटना उन जो संस्था वाले थे उनको पता, उनका रिकॉर्ड किया। उन्होंने बोला कल तो इन्होंने आपकी कविता पढ़े इंटरव्यू में कि आतंकवादियों का कोई भरोसा नहीं, कब मार देंगे, और ये कविता पढ़ के ताजमहल होटल में जाते हैं और आतंकवादी उनको मार देते हैं। तो ये घटना इतनी विचित्र हुई। तो उन संस्था में, जिस संस्था में वो राजीव सारस्वत थे, उन्होंने कहा कि पहला कार्यक्रम उनकी याद में हम करेंगे, और उस कार्यक्रम में घनश्याम अग्रवाल की किताब का विमोचन करेंगे। तो साहब मैं 600 किलोमीटर दूर रहता हूँ बंबई से, छोटा शहर है अकोला, वहां से उन्होंने मुझे बुलाया, और बंबई में तमाम टीवी, पुष्पा जी भारती, सूर्यबाला जैसे बड़े बड़े लेखकों को बुलाकर, टीवी कलाकारों को बुलाकर, अपने अपने सपने, जिस किताब में, जिसकी कहानी पढ़ के नीरज जी रो पड़े, उस किताब का विमोचन उन्होंने किया। सिर्फ इसलिए किया कि आपकी कविता पढ़कर हमारे राजू सारस्वत शहीद हो गए, उनकी याद में हम जो हर साल एक प्रोग्राम करेंगे, पहला प्रोग्राम आपकी किताब के विमोचन से करते हैं।
तो मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने व्यंग लिखा तो ओशो का आशीर्वाद मिला, ग्रीटिंग बनाया तो ये घटना घटी, और लघु कथाएं लिखी तो नीरज जी रो दिए। इससे बढ़कर मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, एक जीवन जीने के लिए इतना काफी है। आज मौत भी आ जाए तो मुझे लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूं जिसके जीवन में ऐसे 3 संस्मरण मिले, और इनको जब भी याद करता हूं तो मुझे ऐसा ईश्वर की मेहरबानी है, पता नहीं किस जन्म का पुण्य है कि मुझे इतना सब मिला है। जबकि आजकल आप जानते हैं कि छोटे पुरस्कार के लिए लगे लगाओ, पहचान, ग्रेड, सब पॉलिटिक्स चलता है। मैं सीधा साधा लिखता रहता हूँ, मिला तो ठीक है, नहीं तो मस्त रहता हूँ। ये मेरे जीवन की घटनाएं हैं। वैसे होता है कि थोड़ा सा वातावरण, हाँ जब आप व्यंग पर जी, उतर आते हैं तो अपने आप को हाँ भी नहीं बख्शते हैं, खुद को भी नहीं बख्शा हाँ आपने। और इस हाँ, पुस्तक नहीं, के अंदर आपने जो पीछे का कवर है उस पे लिखा है, मैं हाँ, व्यंग कवि हूँ, मैं कवि हूँ, हाँ, क्या ये व्यंग नहीं क्या क्या ये व्यंग है? है? हाँ, आपने सब अपने आप सबसे को बड़ा, क्यों नहीं बख्शा व्यंग के लिए? तो सबसे जी बड़ा व्यंग होता ही वही जो अपने आप पे किया जाए। जी जी, बिल्कुल लोगों पे सही। तो व्यंग नहीं, यदि सत्य बोलना तो अपने आप पर भी व्यंग करो। मेरी काफी व्यंग कविताएं, कवियों को सुनाने का जो शौक रहता है उस पर मेरी काफी कविताएं हैं। एक छोटा सा टुकड़ा सुना देता हूं आपको। अरे लोगों को कविता सुनाने का कितना शौक रहता है, श्रोता सुनने का नहीं चाहता, कवि सुना देगा। एक कवि ने एक श्रोता को पकड़ा, वो उसको देखकर दूर दूर भाग जाता था, पकड़ भी नहीं आता था कविता सुनने के डर से। एक दिन मैंने उसके पकड़ा और उससे कहा, बोल मेरी कविता कब सुनेगा? उसने गुस्से से बोला, अगले जन्म में। ओ और कवि ने उसका खून कर दिया, ले बेटा अगला जन्म और सुन मेरी कविता। तो सुनाने का जो शौक रहता है, ये हास्य की बात है। आप चाहे तो मैं, जब आप कहेंगे, मैं 1-2 व्यंग कविता आपको सुना दूंगा। हाँ बिल्कुल स्वागत है। हाँ, तो 1-2 मेरे जो चर्चित व्यंग है। एक देखिए साहब, ये बहुत बारीक व्यंग है कि ईमानदारी सिर्फ बेजान चीजों में है, जो भी सांस लेता है वो करीब करीब बेईमान है। ओ हालात ऐसे है साहब, मैं बड़े से बड़ा व्यापारी भी अगर 4 साल तक ईमानदारी से इनकम टैक्स भरे तो 5वें साल वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। बेईमानी करना आपकी मजबूरी है, हालात ऐसे है। ऐसे में ईमानदारी सिर्फ बेजान चीजों पे टिकी, जान वाले पे नहीं है। और उस पे कैसे टिके, मेरा बहुत चर्चित व्यंग सुनाएगा कि लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया, और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। ओ लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया, उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा झूठा इल्जाम भी कैसे सहे। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। ओ 2 दिन बहुत बढ़िया। बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। ओहो मैंने लाहौर सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। कह गया। ये मेरा हाँ, बहुत चर्चित था, ये व्यंग बहुत था। गहरा गहरा और व्यंग है। मेरे अब इसी में ही आगे 2 पंक्तियां 3 जी, और हैं आपकी लिखी हुई, इसी विषय से संबंधित हैं। ये नेता है, इसने हाँ दंगे बोए, इसे 10 करोड़ों की सजा दी जाती है। ये जी, धर्मगुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसे 20 करोड़ों की सजा दी जाती है। ये लेखक है, इसके होते हुए दंगों का माहौल बना, इसे 100 करोड़ों की सजा दी जाती है। बख्शा आपने किसी को भी नहीं, अपने आप को भी नहीं है। तो सबके तब मैं ऊपर ये जो मानता हूं, लेखक जब सरस्वती माँ ने हमारे हाथ में कलम दी तो हमारी जवाबदारी सबसे ज्यादा होती है। नेता बेईमान हो तो चलेगा, धर्मगुरु बेईमान हो तो चलेगा, देश आज नहीं कल सुधर जाएगा, लेकिन जब कलम बेईमान हो जाती है तो वो देश कभी नहीं सुधरता। इसलिए कवि की जवाबदारी ज्यादा है, उसने ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि प्रेम और मोहब्बत के गीत गाना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा बने, ताकि दंगे ना हो। नेताओं तो काम है, धर्मगुरु का भी यही काम है, लेकिन कवि का काम नहीं है। कवि का काम है प्यार लुटाना, और जो कवि प्यार नहीं लुटाता
वह नेता से और धर्ममूल से ज्यादा अपराधी है, ये मैं कहना चाहता हूँ इस बात। अपराधी है वो। हाँ, ज्यादा अपराधी है अगर वो अपना फर्ज नहीं निभाता तो। इसलिए मैंने कहा कि उनको सबसे ज्यादा सजा मिलेगी अगर उसने अपना काम नहीं किया तो। सही बात है। ये वो एक मेरे को छोटी सी कहानी याद आ गई आपकी इस जी चर्चा से सुनाइए। जुड़ती हुई। एलएलबी की क्लास चल रही थी, तो प्रोफेसर साहब हम्म, ने एक बच्चे को बिना किसी इल्जाम के, बिना किसी गलती के बाहर निकाल दिया। जी। और वो बेचारा बाहर खड़ा हो गया जाके क्लास के। और हम्म, बाकी बच्चों से पूछा कि वकालत क्या होती है, आप वकील बनने जा जी। रहे हैं? तो हाँ बच्चे जी। सारे चुपचाप, क्योंकि वो बड़े परेशान थे। हम्म, तो आपने उसको बाहर जाने दिया। ठीक है, मैंने बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद उसको अंदर बुलाया। आपको इसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं? जब आप गलत बात का विरोध नहीं कर सकते, तो फिर आपको एलएलबी पढ़ने का अधिकार क्या है? कितनी बात कह सही गया बात है, वो शांत में। जी बहुत बढ़िया बात है। जी जी। सही बात। और बताइए। कुछ और सुनाना चाहेंगे आप? आप जैसा चाहें, मैं तो चाहो तो मैंने कहा सुनाने के लिए तो मैं इतना सुनाऊं कि आज भी सुनते सुनते थक गए। इस बात में मैं आपको एक हरिशंकर परसाई जी की बहुत एक रचना सुना देता हूँ, प्रसंग आएगा इसलिए कि कवियों को सुनाने का कितना शौक रहता है। कोई श्रोता मिले तो उनको बस कुछ चाहिए ही नहीं। इसके बारे में जो उन्होंने लिखा है उससे बढ़कर आज तक किसी ने नहीं लिखा। एक कवि जी बहुत बीमार थे, उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कहा ये कवि 2 घंटे के ऊपर नहीं बचेगा। लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैसे भी इंजेक्शन दो, सलाइन दो, पर कवि को सवेरे तक बचा लो, क्योंकि बड़ा लड़का बंबई से निकल चुका है, तो अंतिम समय पे पिताजी के दर्शन कर लेगा। पर डॉक्टर ने कहा ये बच ही नहीं सकते 2 घंटे के ऊपर, ओ, मरने में बिल्कुल। तब कवि के मित्र ने कहा मैं प्रयत्न करता हूँ। अरे भाई डॉक्टर मना करे तू, बोले करने दो। वह कमरे के भीतर जाता है, बाहर दरवाजा लगा लेते हैं। वो मरते हुए कवि से उसका मित्र बोलता है, कवि जी आप दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, मेरी इच्छा है जाते जाते मुझे कविता सुना दे। अब ये 4-6 महीने से बीमार था, कोई श्रोता मिला नहीं, थोड़ा थोड़ा सुने आया, मरने पे था कि कविता सुना दे। तो जोश आ गया, वो मेरी डायरी लाओ, उसने डायरी दी। तो कवि जी डायरी को हाथ लगाते भर और जोश आ गया, और उन्होंने कविता पढ़ी। तो मित्र ने कहा बहुत अच्छी है। तो बोले बहुत अच्छी ये नहीं है, बहुत अच्छी तो ये है। उन्होंने दूसरी कविता पढ़ी, तीसरी कविता पढ़ी, चौथी कविता पढ़ी। वो कविता पढ़ते ही जा रहे हैं, मरना भूल गए। दिन निकल वाह। गया, बड़ा लड़का मुंबई से आया, दरवाजा खोला तो देखा कवि जी स्वस्थ होकर कविता पढ़ रहे हैं। वो सुनने वाला मरा पड़ा है। ओहो, क्या तो ये कहा जो जाए परसाई जी आपने ने लिखा था दिया। कि एक मजाक जैसा है कि भाई सुनने वाला मर गया, सुनना। तो ये जो परसाई जी ने बहुत बड़ी बात कही है, अपने आप पर जो व्यंग की बात है। तो मैंने भी बिल्कुल बहुत ऐसे लिखे हैं कि जिसमें कवि को सुनाने का कितना शौक रहता है। अब एक कवि ने देखिए श्रोता पकड़ने के लिए क्या उपाय का है। एक कवि ने एक बच्चा चुराया, एक बच्चा कवि छुपा ने दिया। एक बच्चा चुराया, और फिर उसके पास माँ बाप के पास पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है, बच्चे हम्म, की वापसी के लिए आज रात सपरिवार कवि सम्मेलन में भाग लीजिए और मेरी कविता पे वाह वाह कीजिए। बच्चे ओ की भाई को। वापसी के लिए आज रात सपरिवार कवि सम्मेलन भाग लीजिए और मेरी कविता पे वाह वाह कीजिए। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर पहुंचा देंगे, कवि ओहो, सम्मेलन के बाद बच्चा घर पहुंचा देंगे। खबरदार जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। तो बच्चे को। ये साहब माँ बाप, तो ये भी मतलब ये कि सुनाने का जो शौक होता है उसके लिए क्या क्या उपाय। हास्य की लाइट मूड की है, हम्म, और 2-3 कविताएं के जिक्र आपने किया ही है। और वैसे मेरी लंबी कविताएं बहुत है, यानी जो मंच में जब पढ़ता हूं ना मैं, तो एक एक कविता 20 मिनट 25 मिनट की रहती है लगातार। उसमें हास्य भी है और व्यंग भी, और पब्लिक तालियां बजाती रहती है, हंसती रहती है।
लगातार मैं अभी खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के अभी जो 8-10 अखिल भारतीय बड़े कवि हैं, मेरा नाम वो सम्मान से लेते हैं। अभी इंदौर में सारे कवियों, अभी 6 महीने पहले सारे कवियों का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुझे हास्य व्यंग का श्रेष्ठ कवि का जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया सारे कवियों की ओर से। ये वाह। सीनियर कवि है। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे जो कवि सम्मेलन में हल्कापन भी आ गया है, अश्लीलता आ गई है, चुटकुलेबाजी ज्यादा हो गई, चुटकुलों को तोड़ मरोड़ की कविता बना देते हैं। लेकिन मेरी ये था कि मैंने आज तक एक लतीफे पे कविता नहीं लिखी, हल्कापन नहीं किया, कभी अश्लील नहीं लिखा, और ईमानदारी से मौलिक हास्य व्यंग लिखकर लोगों को हंसाता हूं। और उसी वजह से है कि मुझे एक सम्मान मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है, और मैं आपके माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और उनसे ये फिर से कहना चाहता हूं, यदि वो मेरे ग्रीटिंग प्राप्त करना चाहे तो आप मेरा नंबर उन्हें दीजिएगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दे वो, क्योंकि बाई पोस्ट तो भेजना संभव नहीं, इतना ग्रीटिंग प्रैक्टिकल मेरे पास है भी नहीं उतने। तो मेरे जो चर्चित ग्रीटिंग है मैं उनको व्हाट्सएप से भेजूंगा, उसमें मेरे हास्य और व्यंग के कई रूप मिलेंगे, लघु कथाएं भी मेरे ग्रीटिंग में, लघु कथाएं भी मिलेंगी, हास्य भी मिलेगा, व्यंग भी मिलेगा, अलग अलग ढंग की। तो मैं 5-6 ग्रीटिंग जो मेरे चर्चित हुए, वैसे तो 30-35 ग्रीटिंग है, पर मैं 5-6 ग्रीटिंग व्हाट्सएप से सबको भेजूंगा जो मुझे चाहेंगे। तो जी जी, अगर आपका आदेश हो तो अभी जी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाँ जी आपकी सहज चर्चा को बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, धीरज से जी सुन हाँ रहे हैं, तो उनका नाम बता करके मैं उनकी उपस्थिति आपकी नजर करना चाहूंगा। जी बलवीर बहुत बिस्मी जी देख रहे हैं, जी सुनील सागर चौहान जानकी दास वाला से देख रहे हैं, जानकी दास वाला गांव का नाम है। सुंदर छिपा जी कह रहे हैं बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। ईश्वर लाल चलो सूडिया धन्यवाद। जी से देख रहे हैं, और मजेदार बात है ये मेरे क्लास फेलो हैं स्कूल के। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। बहुत और अपना पवन सुथार जी कह रहे हैं कि आपको राम राम भेज रहे हैं। और जी राम 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 सुंदर प्रणाम। छिपा जी और लाजपत जाखड़ जी, सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं, ये भी शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। सुनील राहड़ जी राम राम लिख रहे हैं। जी और नमस्कार पवन कुमार जी, संजय सोनी जी, साहब राम वर्मा जी, ये भी मेरे कॉलेजिएट क्लास फेलो हैं। इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी लगती है मेरे को। राजेंद्र प्रसाद जी चौहान, लाजपत जी, जी हाँ और संजय सोनी, कुलदीप, महेंद्र सिंह सुड्डा, गोकुल बागड़ी, और जी। कवि किरण जोशी जी भी आपको देख रहे हैं। अच्छा हाँ, मेरे मित्र हैं किरण किरण हाँ जोशी जी, और गोकुल बागड़ी, ये तो हमारे मित्र हैं दोनों भी। हाँ जी, कैलाश उत्तम जी हैं, मुकेश माइला जी हैं, और कैलाश उत्तम जी और राकेश कुमावत, वीरेंद्र कुमार सोनी, राकेश कुमावत, संजय सोनी, कैलाश उत्तम, राम कुमार बहादू एसडी, सूबे सिंह जी, और रमेश सैन, और नरेश सुथार घुघरिया, रमेश सैन, लाजपत जाखड़, संजय सोनी, और जगदीश कुमार ढाबा से देख रहे हैं आपको, और जी हाँ लक्ष्मण शीला, दिलीप कुमार चौहान, आरडी गढ़साना से देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, कुलदीप धुंधवाल, और महेंद्र सांसद फूले जी। जी ये नाम मैंने आपको बता दिए थे, एक दो नाम इतनी देर में और आ गए हैं। मैं सभी लोगों को आपके जरिए प्रणाम करना चाहता हूँ, तो मेरा प्रणाम स्वीकार है। बहुत जी, अच्छा। कुछ और नाम जी आएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको ब्रेक जी दे हाँ ठीक करके है, मैं, अच्छी बात है। मोखड़ा बाड़मेर से भी जुड़ चुके हैं हमारे हम्म, साथी कई। तो अब बात आगे बढ़ाएं, तो कितनी किताबें आपकी छप चुकी हैं लगभग? मेरी 6 किताबें निकल चुकी है। अच्छा, सारी हास्य व्यंग की हैं? नहीं, दो, एक तो मिक्स वेजिटेबल लेटेस्ट है, उसमें सब है, हास्य व्यंग ग्रीटिंग सब मिला के, जो आपने बताई ना मिक्स वेजिटेबल, हाँ जी, हाँ उसमें जी। मेरे संस्मरण भी हैं, ये है। इसके अलावा हाँ, ये इसमें मेरे हाँ, हास्य व्यंग भी है, निबंध भी है, गद्य भी है, पद्य भी है, और ग्रीटिंग के भी झलक है, और मेरे संस्मरण है। इसके अलावा आज के जमाने में मोबाइल पे जो कमेंट किए जाते हैं,
एक दूसरे की रचनाओं पे, या मोबाइल पे जो सूचना भेजी जाती है, मैं जो मोबाइल पे कमेंट करता हूँ या मोबाइल पे जो चीज डालता हूँ वो भी पूरे देश भर में बहुत चर्चित हुई है। तो मैंने मोबाइल की दुनिया करके जितने भी मेरे कमेंट्स हैं या होली दिवाली पर जो शुभकामनाएं देता हूँ वो भी नए ढंग की रहती है, उसमें भी कविता रहती है, व्यंग रहता है, वो सब मैं देता हूँ। तो उसका भी संकलन इसमें विक्स वेजिटेबल में। इसके अभी अलावा मैं अपने अपने सपने, हाँ इसमें है, इसमें इसको मैं मोबाइल अभी की दुनिया करके लिखा हूँ। दिया है। हाँ, आधी एक चैप्टर है मोबाइल की दुनिया। जी, ये आधी किताब मैं और पढ़ चुका हूँ, और जी हाँ, जिस दिन और भी इसके जितना अलावा पढ़ता हूँ उसके बारे जी में हाँ, आपको और जरूर एक, व्हाट्सएप के ऊपर मैं सूचना देता हाँ, हूँ। जी। एक मेरी चर्चित किताब है अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह, उसमें 100 लघु कथाएं हैं, और जो भी इसमें काफी मार्मिक लघु कथाएं हैं और बहुत चर्चित लघु कथा है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि जिसको पढ़कर नीरज जी का इसने अश्रुपूर्ण आशीर्वाद मुझे मिला, वो किताब है। एक किताब मेरी आजादी की दुम, ये 30 साल पहले छपी थी, 95 में। इसमें सब व्यंग कविता हैं। पहली किताब निकली थी मेरी हंसी घर के आईने, उसमें सब व्यंग लेख है। एक व्यंग, दो कविताएं और एक दो कविताएं मेरी व्यंग लेख की है, दो कविता और दो हास्य व्यंग की है, और एक लघु कथा की, और एक मिक्स, ये मिक्स भेजी, इसमें सब आ गए। ये यानी कि जितने वो भी होटल मेरा के अंदर मेजर, क्या है, जी होटल के अंदर क्या है कि कई बार ये कोई सब्जी पसंद नहीं आती तो कहते हैं कि यार मिक्स वेजिटेबल की हाँ, सब्जी ये बहुत मैंने तो अच्छी है। उल्लेख भी किया ना, हाँ। या तो पसंद नहीं आती, कई बार क्या होता है घर गृहिणियां मैं इसको उल्लेख भी किया है, थोड़ी थोड़ी सब्जी बच गई तो उसकी स्पेशल सब्जी बनाओ तो सबको पुरेगी नहीं, तो गृहिणी क्या करती है, सबको मिलाकर मिक्स वेजिटेबल, उससे क्या होता है सब्जी भी जाया नहीं जाती है, इतनी इतनी सी है वो सब मिल जाती है और टेस्ट भी नया हो जाता है। तो मेरी जो विधाएं थी, अब इतनी विधा नहीं थी कि मैं अलग से कविता की एक किताब निकालूं या व्यंग किताब निकालूं या लघु कथाओं की निकालूं, ऐसे ही जो पहले निकल चुकी, अब नया इतना लिखना नहीं हुआ। तब मैंने क्या किया कि जाया जाएंगी, तो मिक्स वेजिटेबल नाम ही इसलिए रखा, सब कुछ जोड़कर एक किताब बना लो। उसके अलग अलग टेस्ट है, जिसमें आपको व्यंग लेख भी मिलेंगे, व्यंग कविता मिलेंगी, मोबाइल का मेरे संस्मरण, जो मैंने आपको संस्मरण सुनाया वो, उसमें 2 संस्मरण और है, ये मैंने अलग हटके से वो संस्मरण भी उसमें है, और मोबाइल के बारे में भी लिखा, उसके बारे में। हाँ, वो मोबाइल के बारे में आपने क्या, वो उसको सुनाइए थोड़ा सा। हाँ, मोबाइल में आजकल क्या होगा, मोबाइल भी मतलब मैगजीन में जो लिखा करता था, अब मैगजीन बोले तो मोबाइल हो गया है। अब कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ते नहीं, अखबार के चलन नहीं के जैसा हो गया है। तो उसमें मैं जब जैसे नए साल पे बधाई देना है तो मैं अलग हटके दूंगा, यानी एकदम नए साल बधाई वो ऐसा नहीं देंगे, जन्मदिन पे देना है किसको बधाई अलग से दूंगा। कई मेरी इस तरह के जो विषय होते हैं, जैसे अभी मकर संक्रांति जो आई थी, उस पे जो बधाई दी तो मैंने उसमें ही दिखा था कि मकर संक्रांति पे जो मैंने बधाई डाली तो वे थी, पहले गुड़ में तिल मिला, पहले गुड़ में तिल मिला, उसमें थोड़ा सा दिल मिला, दिल मिला। पहले गुड़ में तिल मिला तो फिर थोड़ा सा दिल मिला, बैर भाव उसमें से छांट, थोड़ा थोड़ा सबको बांट, ओ, बैर ओ, भाव उसमें से छांट, थोड़ा थोड़ा सबको बांट, थोड़ा पास जाके मुस्कुरा, मुस्कुरा और दिल दिखा, नुस्खा ऐसा है अनमोल, मुंह से फूटे मीठे बोल। जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत चलन है, तिल गुड़ गया गोल गोल बोला, यानी किसी को तिल दो, गुड़ दो और मीठी बातें करो, ये उसका उद्देश्य। महाराष्ट्रियन कल्चर है यहाँ, महाराष्ट्र में ये मकर संक्रांति में फेमस वाक्य है, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, हमारे तरफ से तिल और गुड़ लीजिए और हमसे मीठी मीठी बातें कीजिए, ये उसका था। ये मैंने उसमें जैसे लिखा हूं। ऐसे ही दिवाली पर भी मैं जो दिखता हूं कि दिवाली पे दिए लिखते हैं, एक दिए ही हैं जो रात में जलते हैं, एक हम्म। दिए ही हैं जो रात में जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात जलते हैं। ओहो, बहुत खूब एक लिखा। दिए ही है जो रात में जलते हैं, जलने हम्म। वाले तो दिन रात जलते हैं, आप दिए हैं, आपको सलाम करता हूं, और अपनी दिवाली की शाम आपके नाम करता हूं। नाम करता हूँ, ये बहुत बढ़िया।
ये इस टाइप के मैं दिवाली पर, होली पर भी अलग ढंग के मजाक, जो भी त्योहार आता है, अभी वसंत पंचमी आता है तो 4 दिन बाद आने वाली है, तो उसमें मैं अलग डालूंगा। तो जो भी त्योहार आता है तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लिखो वसंत पंचमी शुभकामनाएं, 15 अगस्त की बधाई, ऐसा नहीं, उसमें कुछ कविता जैसी बात होगी, कुछ बात होगी, फिर बाद में बधाई दूंगा। तो वो बहुत चर्चित हो, उसमें काफी कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग शेयर भी करते हैं, उन सबका कलेक्शन भी आपको मिक्स वेजिटेबल में मिलेगा। जी जी। मोबाइल में जो मैंने कमेंट डाले आपने देखिए। हाँ जी, पाठन जारी है। और कोई व्यंग लेख, कोई जो आप विशेष सुनाना चाहें तो? नहीं, व्यंग लेख तो क्या होता है कि बहुत लंबे हो जाते हैं अच्छा, वो कोई ऐसे प्रोग्राम में तो संभव नहीं होगा। और ना ही हाँ, एक दो मैं आपको व्यंग कविता चाहें, हास्य व्यंग कविताएं और आपको सुना देता हूँ अगर मूड हो श्रोताओं का। हाँ एक देखिए बिल्कुल। नए ढंग का व्यंग है, अप्रत्यक्ष व्यंग है। एक नदी शहर और गांव को क्रॉस करके बहती है। एक नदी शहर और गांव को क्रॉस करके बहती है। शहर की नदी पर है सीमेंट का पक्का पुल और गांव की नदी पर बांस का कच्चा पुल। शहर की नदी पर है सीमेंट का पक्का पुल और गांव की नदी पर बांस का कच्चा पुल। बाढ़ आई, देखते देखते शहर का पक्का पुल बह गया, गांव का कच्चा पुल वैसा ही रह गया। ओह, बाढ़ आई, देखते देखते शहर का पक्का पुल बह गया, गांव का कच्चा पुल वैसा ही रह गया। इसका कारण खोजा तो पता चला, गांव का पुल अब तक टिका हुआ है क्योंकि उसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। ओहो, तो ये जो व्यंग है कि हास्य, नहीं नहीं, इसलिए वो बहुत टिका है, ये हास्य बहुत के। और बहुत एक बढ़िया। आदत जो होती है लोगों की जाती नहीं है, उस पर मेरा स्वागत। एक व्यंग देखिएगा। हमारे यहाँ जो करवा चौथ का होता त्योहार, आप जानते हैं सभी पूरे देश में मनाया जाता है। करवा चौथ को पति पत्नी की मांग भरता है, पत्नी आईना देख अपने चांद देखकर और पति की लंबी दुआ करती है, ये सभी पता है। उस पर मैंने जो व्यंग लिखा देखिएगा कि पति की उम्र लंबी हो, ये पत्नी चाहती है, पति भी चाहता है मेरी उम्र लंबी हो, पति ये नहीं चाहता पत्नी की उम्र मेरी उम्र लंबी हो। उसमें व्यंग देखिएगा, पत्नी की मांग कभी उजड़े नहीं, वह सदा सुहागिन रहे। पत्नी की मांग कभी उजड़े नहीं, वह सदा सुहागिन रहे। इस मंगल कामना के साथ करवा चौथ को एक ठेकेदार ने अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर की जगह सीमेंट भरा ताकि ओहो, मजबूती आ जाए। पत्नी की मांग कभी उजड़े नहीं, वह सदा सुहागिन रहे। इस मंगल कामने के साथ मजबूती के लिए करवा चौथ को एक ठेकेदार ने अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर की जगह सीमेंट भरा ताकि मजबूती बनी रहे। मगर व्रत उल्टा असर कर गया, ठेकेदार 2 दिन में मर गया। मगर ओहो, व्रत उल्टा असर कर गया, ठेकेदार 2 दिन में मर गया। इसका कारण जब कोई जान नहीं पाया, तब इंजीनियर ने यह भेद बताया। मरने का कारण जब कोई जान नहीं पाया, तब इंजीनियर ने यह भेद बताया कि उस दिन भी ठेकेदार की आदत अपना रंग लाई थी। उस दिन भी ठेकेदार की आदत अपना रंग लाई थी। पत्नी की मांग में सिंदूर की जगह जो सीमेंट भरा था ना, उसमें भी उसने 80% राख मिलाई थी। ओहो। तो ये साहब हास्य की बात भी है। और व्यंग देखिए कि जो करप्शन है हमारे यहाँ किस तरह से आ जाता है। रोंगटे खड़े करने वाला हाँ, व्यंग सुना दिया और आपने। साहब जी, करप्शन पे भी मेरी कुछ चर्चित, अगर है मूड श्रोताओं से पूछ लीजिएगा तो 1-2 रचनाएं सुना देता हूँ। स्वागत है जी। सुनाऊं? आप पूछिएगा, आप श्रोताओं का मन है तो आप राष्ट्रपति से सुना देता अवार्डेड हूँ। हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती हाँ, थोड़े ही है। ये भी साहब ये साहब ये पंक्तियां मेरी देश भर में चर्चित हुई है। भ्रष्टाचार समाप्त क्यों नहीं होता, उसका कारण हम स्वयं हैं। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और भ्रष्टाचार समाप्त इसलिए नहीं होता कि सरकार समाप्त करना चाहती है, इसलिए समाप्त नहीं होता। सरकार कभी काम करते हुए सक्सेस नहीं होता है। विक्रम और बेताल की कथा सबको प्रसिद्ध है। विक्रम और बेताल के माध्यम से
मेरी 4 पंक्तियां बहुत देश भर में प्रसिद्ध हुई, वो मैं पढ़ देता हूं विक्रम और बेताल के माध्यम से। कि बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना और मोदी सभी मौन है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अन्ना ने बहुत आंदोलन किया था, याद होगा आपको, और मोदी जी भी बोलते हैं। विक्रम बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन है। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है? करता कौन है? सारा देश जब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो भ्रष्टाचार करता कौन है? सवाल खड़ा कर दिया आपने। और ये मेरी और प्रसिद्ध, हालांकि पुरानी घटना है, लेकिन आप लोगों को पसंद आएगी। हमारे भीतर भ्रष्टाचारी बैठा, मैं भी हूं, आप भी है, सुनने वाले सब है। कैसे हैं? आपको कुछ थोड़ा सा प्रसंग भूमिका बता दूं। 10 साल पहले अन्ना ने दिल्ली में आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, याद है, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सारे लोग वहां जमा हो गए थे। हमारे ज्योति 2-3 जग, ये जो हमारे केजरीवाल है वहीं की उपज है, वो अरविंद केजरीवाल और वहीं से निकले हुए लोग हैं, वो बात हमें नहीं करना है। लेकिन वो आंदोलन इतना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ साहब, आपको याद होगा। उनकी टोपी बड़ी प्रसिद्ध हुई, मैं अन्ना हूं, जो आ रहा टोपी लगा के चला दिल्ली, बोले क्या? बोले अन्ना ने बुलाया है भ्रष्टाचार मिटाना। पूरा माहौल ऐसा बन गया था, सब दिल्ली जा रहे थे, याद होगा आपको। बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंच गए थे, गुफाओं में से साधु निकले, हवा में से भूत प्रेत आए। कहां जा रहे? बोले दिल्ली। बोले क्या? बोले भ्रष्टाचार मिटाना, अन्ना ने बुलाया है। अब साहब मजेदार बात ये देखिए, जो जोश में आकर हमारे शहर से भी 4 लोग दिल्ली गए भ्रष्टाचार मिटाने को, वापस आकर मुझसे कहने लगे, घनश्याम भाई दिल्ली में अन्ना का जादू चल गया, समझो भ्रष्टाचार मिट गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, हम सबने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। वो आकर मुझे बताते हैं, हम सबने दिल्ली जाकर भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। अब व्यंग देखिएगा, मैंने उससे कहा ये बातें मुझे बाद में बताना, पहले ये बता तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता रिजर्वेशन, तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे? पहले बता, तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे भ्रष्टाचार मिटाने को? बोला कुछ नहीं यार, टीसी को 500 रुपया दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने। टीसी को 500 दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने को। इस पर दूसरा बोला, मैंने भी 500 दिए, टीसी ने जेब में रख लिए। मैंने 500 दिए, टीसी ने जेब में रख लिए। फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, मैंने 500 दिए, उसने जेब में रख लिए। फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो। मेरी तरह? मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, मैं अन्ना हूं वाली टोपी, तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो, बिल पास कराने जा रहे हो, भ्रष्टाचार मिटाने जा रहे हो। अरे पहले क्यों नहीं बताया? 400 में ले चलता था। यूं कहकर उसमें जो 100 रुपया वापिस किए, 400 रखूंगा बेईमानी के, वो रुपए में जेब में रखकर ईमानदार व्यक्ति की बर्थ पर सो गया। सोचा देश का 20% भ्रष्टाचार तो एक झटके में कम हो गया। ये मेरा व्यंग था। और साहब यही बात है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आज देखिएगा भ्रष्टाचार वहीं का वहीं है और अन्ना कहीं नहीं है, जिक्र नहीं अन्ना का, वो गायब हो गया और भ्रष्टाचार आज भी है। ये हालांकि पुरानी घटना पे है, पर मैं याद दिलाता हूँ, मंचों पे बहुत पसंद किया जाता है इसे। जी जी जी। और साहब कितना पढ़ा मैं, एक और लास्ट में व्यंग सुना देता हूं। ये थोड़ा सा हटकर व्यंग है, प्रबुद्ध श्रोताओं के लिए जो है, सुन रहे हैं। ये साहब मैंने और करप्शन की नई परिभाषाएं दी है, जो शायद आज तक सबने माँ के फेवर में कविता लिखी। माँ का इज्जत है, माँ को प्रणाम करता हूं मैं, दुनिया भर की माओ को प्रणाम करता हूं कि माँ, लेकिन भ्रष्टाचार का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये आपको मैं बता रहा हूं। कैसे होता है देखिए भ्रष्टाचार के। माँ टीवी देख रही है, किटी पार्टी खेल रही है, माएँ
आधुनिक माएं टीवी देख रही है, किटी पार्टी खेल रही है, पार्टियां कर रही है, तभी उसका 6 महीने का बच्चा रोता है। माँ टीवी देख रही है, किटी पार्टी खेल रही है, तभी उसका 6 महीने का बच्चा रोता है। माँ दौड़कर आती है और बच्चे को चुप कराने के लिए बजाय अपना स्तन देने के रबर का निप्पल थमा देती है उसके मुंह में। ओहो। माँ उसको चुप कराने के लिए बजाय अपना स्तन देने के लिए रबर का निप्पल थमा देती है। ये दुनिया का पहला भ्रष्टाचार है। एक माँ जब अपने बेटे के साथ धोखा दे सकती है तो भ्रष्टाचार करनी। और बच्चा माँ पे भरोसा करता है, और बच्चा माँ पे भरोसा करता है और ममता को याद करते हुए रबर को चूस चूस कर सो जाता है, और आंख खुलते ही भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये सब भ्रष्टाचार का जन्म इसलिए होता है कि माँ ने भ्रष्टाचार में घुट्टी, ये कितना बड़ा अपमान है। बच्चा रो रहा है, माँ उसको स्तन का दूध में पिला के रबर का निप्पल थमा दी। ये क्या है? रिश्वत ही देना है। अपना अपना टीवी का, अपने क्रिएटिव पार्टी का मजा लेने के लिए उसने एक प्रकार से बच्चे को रिश्वत दी है निप्पल की। वही अब बच्चा आगे चल के हजारों लाखों रुपए ऑफिसर को देख के देश लूट लेता है। तो गलत क्या करता है? ये बहुत चर्चित हुआ था मेरा व्यंग। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे माँ के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि माँ सबकी माएँ हैं, लेकिन व्यंग जो होता है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे एक वादा किया था, सरस्वती माँ ने, बेटा तू कलम उठा रहा है, मेरा आशीर्वाद तुझे है। तू व्यंग लिख रहा है, ये भी मेरा आशीर्वाद है, लेकिन व्यंग लिखते वक्त ख्याल रखना, अगर तुझे मेरे खिलाफ भी व्यंग लिखना पड़े तो लिखना, मैं खुश होंगी। और तब मैंने ये व्यंग लिखा। क्यों? कोई भी माँ, सरस्वती माँ, सत्य लिखना, चाहे मेरे खिलाफ भी हो तो लिखना। और तब मैंने व्यंग लिखे हैं। तो मैं सोचता हूँ काफी हम लोगों ने चर्चा की है, और मैंने काफी हर ढंग की आपको कविताएं सुनाई, कुछ हास्य की, कुछ व्यंग की, कुछ अपने अनुभव शेयर किए। और मैं सोचता हूँ काफी हो गया इतना। मैं अभी हाँ जी, आपका आदेश हो जी परमात्मा, तो मैं, हमारे जो दर्शक इतनी अवधि में जुड़े हैं उनका मैं जी, हाँ हाजिरी लगा दूं। हाँ जरूर। हाँ, दर्द मैं करवानी सबको प्रणाम करना चाहिए। चाहूंगा जरूर। हाँ हाँ जी। ओम पारिक जी रावतसर से जुड़े हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं और लिखते हैं जी, हाँ दुनिया का पहला भ्रष्टाचार। बहुत ही सार्थक बात आपने कही है। और बहुत बहुत धन्यवाद, कालूराम प्रणाम। मेघवाल जी और हनीफ खां बहुत ही लाजवाब बात कही है। हनीफ खां जी आपके साथ जुड़े हैं, परम आदरणीय जी, जी सऊदी अरब से जुड़े हैं जी। जी, हाँ मैं सऊदी सबको प्रणाम करता हूँ। जी, सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं। और कालूराम मेघवाल किशन साहबा से जुड़े हैं, और नरेश जी लोथिया, शंकर जलंधरा। हनीफ खां कह रहे हैं जी क्या बात है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और भोला सिंह जी मेरी पुरानी आकाशवाणी की यादों को ताजा कर रहे हैं। हनीफ जी, खान जी हेलो बोल रहे हैं। ओम पर पारिक जी कह रहे हैं कि बेताल की तर्ज पर भ्रष्टाचार का जो आपने ये रचना रची बहुत ही शानदार है, कौन नहीं करता। हनीफ जी जुड़े हुए हैं और जी सुख परिहार जी जुड़े हुए हैं। ओम पारिक जी कहते हैं मंगल कामना किसके लिए? सीमेंट भरने के लिए। सीमेंट भरने के लिए बहुत मंगल धन्यवाद। कामना दी उन्होंने। अच्छे भाव इसमें वो कह रहे हैं। और अमर सिंह हंसलिया, भोला सिंह सग्गू कह रहे हैं जी खास मेहमान को खिलाना पिलाना है। जोगा सिंह जी, घनश्याम जी अग्रवाल को खूब खिलाना पिलाना। तो अभी तो भाई उनसे आप उनसे कहिएगा, लगे हुए उनका हैं। उनका स्नेह इतना, उनका स्नेह से मेरा पेट भर गया, उनका प्रेम और स्नेह से पेट भर गया मेरा। हाँ जी। विनोद विनोद कपूर जी कह रहे हैं कि जी उम्दा हास्य व्यंग रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। नरेश लोथिया जी कह रहे हैं और नमस्ते। और ओम पारिक जी ने फिर एक कमेंट लिखा है कि गांव का कच्चा पुल रह गया। ये बहुत ही उम्दा बात आपने कह दी है। और धन्यवाद। केसर राम जी गोस्वामी,
भी जी। आपको नमस्ते राम राम लिख रहे हैं, और ये नाम है पूर्ण राम लूना। और भोला सिंह सग्गू ने फिर से आपको दिल से दुआ सलाम भेजी है। महावीर चौटाला से देख रहे हैं, कुलदीप जी सत श्री अकाल कह रहे हैं आपको। और अच्छा, महावीर नमस्कार। चौटाला जी कह रहे हैं कि बेहतरीन उपलब्धियों के लिए सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंद्राज घोटिया जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। महावीर चौटाला जी, चौटाला जी गांव आप जानते ही हैं। जी। और राधे श्याम स्वामी जी भी राम राम लिख रहे हैं। और लाजपत जाखड़ जी आपको बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और चेतन राज नागवंशी भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और बलविंदर भनोत पीलीबंगा से आपको फूलों का गुच्छ भेंट कर रहे हैं। वर्षा राम प्रणाम, अणखिया भी नमस्कार, प्रणाम। राम राम लिख रहे हैं। और पन्ना राम मारवाल, मदन सिंह चूडा और राधे श्याम स्वामी, पन्ना राम मारवाल भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। कालू राम मेघवाल भी आपको नमस्ते कर रहे हैं। राधे श्याम स्वामी कह रहे हैं जी बहुत ही शानदार। और बलविंदर भनोत जी भी आपको नमस्ते फिर से लिख रहे हैं। और दो एक और है, ओम पारिक जी ने फिर से आपको कहा है कि आप खुले मन के व्यंगकार से मिलवा रहे हैं, हमारा दिल खुश कर दिया आज आपने। और हनीफ खान जी फिर से लिख रहे हैं कि गुलगुला और पकौड़ा है मेरे पास। लव जी सूदी और हाँ, मुझे मुझे आपको कहा था सर आपको पकौड़े खाने के लिए। उनकी मिठास, मैं उनकी मिठास महसूस कर रहा हूँ मैं। जी 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 जी। नरेंद्र मक्का सर से आपको देख रहे हैं। और जी अभी एक नाम और आ गया है, एडवोकेट साहब हैं डी जोइया, आपको जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं जी। अब आप आगे की चर्चा जारी रखें। और शुरू करना है, काफी हो गया मुझे तो लगता है, ये भी श्रोताओं पे अन्याय हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है आपको? हाँ, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि सुनाने का भी एक जो रहता है ना, फिर उसका मजा चला जाता है। अच्छा। जैसे मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता था, तो जैसे पहले रोटी में जो मजा आता है दूसरी रोटी में उससे कम होता है, तीसरी रोटी में और कम, चौथी रोटी में, पांचवी रोटी में कोई मजा नहीं रहता, जीरो हो जाती है, और छठवीं रोटी तकलीफ देने लग जाती है। तो कोई भी चीज की लिमिट होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि करीब करीब 40 मिनट हम लोगों ने चर्चा की। और ये मैं आपसे कह दूं, जो भी लोग मुझे जुड़ना चाहते आपके माध्यम से, आपसे जुड़ेगा, उन्हें मेरा नंबर दीजिएगा। उनके शहर में अगर कार्यक्रम हो तो मैं कोई जैसे बहुत ज्यादा कॉमर्शियल नहीं होऊंगा, ऐसे वक्त सुविधा की जनक में आकर जो मंची कविता होती है वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं लगातार हंसा सकता हूँ भीड़ में, हजारों की भीड़ में मैंने कविताएं पढ़ी है। और जी YouTube पर हास्य कवि घनश्याम अग्रवाल ये डालेंगे तो मेरे कुछ वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो जी, मुझे लगता है काफी चर्चा हो गई हम लोगों की। और जो भी मोहन दुलार आपके जी माध्यम बिल्कुल से मुझे संपर्क करना चाहें, मेरा नंबर आप उन्हें बता दीजिएगा। और बिल्कुल तो बता अगर वो दीजिए। मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उनको ग्रीटिंग भेजूंगा मेरे व्हाट्सएप पे। जी जी और मैं बिल्कुल तमाम चाहने वालों को प्रणाम करता हूँ, और विशेषकर आपको प्रणाम करता हूँ कि आपके जरिए मैं इतने लोगों से जुड़ गया। और मैं नहीं, सही बात है साहब। बड़े भाई साहब, मैं तो आपसे तो 20 साल छोटा हूँ। नहीं, उम्र से क्या होता है, लेकिन एक जोड़ने का बात। माध्यम जो होता है, जो किसी को जोड़ता है, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति को दूसरे आदमी से जोड़ते हैं, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य का काम नहीं, कोई बड़ी कविता नहीं है साहब। एक आदमी से दूसरे आदमी को मिलाना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई कविता। और कविता का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे से मिलना जुलना, प्यार बांटना, यही कविता का, हंसी मजाक बांट लो। अगर हम ये से भटक जाते हैं, और किसी रूप में बांटिए। आपने जो आयोजन किया है ये बहुत बड़ी कविता है कि आज मैं भी 100 लोगों से जुड़ गया, 100 लोग मुझसे जुड़ गए हैं और कविता के माध्यम से जुड़े। तो इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तमाम जिन्होंने मेरे प्रोग्राम देखा है उन सबको प्रणाम करता हूं। और अपना स्नेह बनाए रखेगा। आपके जरिए मुझे कभी भी मेरे फोन पे या मेरे से संपर्क करे तो मैं कार्यक्रम रहा तो कार्यक्रम में भी आ सकता हूं। पत्र व्यवहार तो नहीं होता मुझसे इस एज में, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए मैं उनसे बात कर सकता हूँ, अपनी रचनाएं उन्हें भेज सकता हूँ। जी तो मैं चौधरी सोचता विनोद हूँ यहाँ सिंधिया जी जय भीम लिख रहे हैं।
और चलते चलते आप आशीर्वाद स्वरूप, वैसे तो आपकी हर पंक्ति, हर चीज जो है वो आशीर्वाद के रूप में ही है। मनीष चौधरी जी कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया, आदरणीय सर जी, प्रणाम करते हैं आपको। और मेरा ये निवेदन है कि चलते चलते आप बच्चों को अपने आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें। ये बस है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आशीर्वाद की बात नहीं है, बस यही जो मेरा जीवन है कि हम लोग हमेशा हंसते रहे, हंसाते रहे। किसी को हंसा देना, किसी का दुख कम कर देना, इससे बढ़कर कोई पुण्य, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कविता नहीं है। सबसे बड़ा काम होता है दूसरों को खुशी बांटना, चाहे कविता के जरिए दे या प्रेम के जरिए दे, किसी का कुछ मदद करके दे। आप जीवन में हमेशा बांटते रहिए। अगर आप अपने जीवन में बांटते हैं तो प्रकृति का नियम है, हम एक दाना बोते हैं, आप तो किसान भाइयों के प्रोग्राम करते हैं, कुदरत हजार दाने देते हैं। तो जब साहब एक आखिरी कहानी मुझे याद आ रही है, वो प्रसंग मैं सुना देता हूँ कि स्वागत है। आप जो संदेश बोल रहे हैं ना, मैं उपदेश ने देके वो कहानी सुना देता हूँ। छोटी सी कहानी है और बहुत प्यारी कहानी, मुझे बहुत पसंद है साहब। एक क्या हो गया है, एक बहुत बड़ी बर्फ की फैक्ट्री थी जो बर्फ बनाने वाली। तो वहां पे हजारों आदमी काम करते थे। तो शाम हुई कि वहां सायरन बजता था, और सायरन बजने के बाद सारे लोग निकल जाते थे कारखाने से, मिल में से, और चौकीदार वहां रहता ही था। तो एक दिन क्या होगा, जो चीफ इंजीनियर था वहां का, वो एक जहां फ्रिज का, जहां बर्फ बनाया जाता है, फ्रिज रहता बहुत बड़ा फ्रिज हॉपी रहता, वो कमरे में जांच के लिए जाता है, लेकिन गलती से बाहर का दरवाजा लग जाता है। अब साहब वो बर्फ के गुफा में कैद हो गया दरवाजे पे, वहां बर्फ ही बर्फ बनता है। उसे लगा मैं मर ही जाऊंगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि फ्रिज के अंदर, पूरे कमरा फ्रिज में है, बर्फ का कारखाना था। और सारे लोग चले गए, आवाज भी दे तो नहीं जाए, मोबाइल काम नहीं करे उसको, और धीरे धीरे वो जमने लग गया, खून जमने लग गया उसका, मर गया वो। उसे लगा कि मैं 10 या 15 मिनट में मर जाऊंगा। इंजीनियर तो जानता, खून जमने लग गया। तब उसने ईश्वर से प्रार्थना, हे ईश्वर, मैंने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया होगा तो मैं तुझे उसका वास्ता देता हूं, मेरी जिंदगी बचा ले। मरते मरते बोलता है। अचानक वो प्रार्थना करता है, इतने में क्या होता है, दरवाजा खुलता है और एक आदमी झट अंदर घासता है और उसको कंबल लिटा के बाहर ले जाता है, सर्दी में जब, और फिर थोड़ी देर हीटर के पास उसे बैठाता है। उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, वैसे ही आदमी को कैसे आया, कौन है, कैसे आया। उससे पूछा तुझे कैसे पता, उसने जो जवाब दिया मैं सबको सुनाना चाहता। वो कहता, साहब मैं इस कंपनी का चौकीदार हूं, गेट पे रहता हूं हमेशा। यहाँ पे 3000 आदमी वर्कर काम करते हैं। हर एक आदमी जब अंदर मिल में आता है तो मैं सबको सलाम करता हूँ, मेरे को कोई सलाम का जवाब नहीं देता, सब काम में निकल जाते हैं। और जब सायरन बज जाता है, मिल बंद हो जाती है बर्फ की, सब लोग वापिस जाते, मैं सबको जाते हुए सलाम करता हूँ, कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। सिर्फ एक आप ऐसे व्यक्ति है, जब आते थे तो मैं आपको सलाम करता, तो आप भी मुझे सलाम करके मुझसे पूछते क्या हाल है। और जब जाता, जब निकलता था तब भी आप मुझे, मैं सलाम करता, आप मुझे सलाम के हाथ दे, मेरी तरफ हंस के पूछते थे क्या हाल है। आज जब मैंने देखा कि सारे लोग आ रहे हैं, चले गए, आप नहीं दिखे, तो मुझे लगा आप छुट्टी पे होंगे। मैंने रिकॉर्ड देखा, लेकिन मुझे याद है आपने आते वक्त मुझे मेरे सलाम का जवाब दिया था। इसका मतलब यह है कि आप ड्यूटी पे आए जरूर, मगर जाते वक्त आज नहीं दिख रहे, मुझे सलाम नहीं किया आपने, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैं समझ गया तुम कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस गए। तब मैं सारी मील की एक एक कमरा झांकने लगा, तब ये बर्फ का मैंने दरवाजा खोला। तो उसने हमने जिंदगी में लिखा कि अगर हम आते जाते एक छोटे आदमी को सलाम करते हैं, उसके बदले ईश्वर हमको जिंदगी बख्श देता है। बहुत बढ़िया। उसने कोई बदले में कोई काम नहीं किया, सिर्फ चपरासी था, चौकीदार था, वो हंस के सलाम करता, मैं भी सलाम देके हंसता, कैसे हो भाई, ऐसा बोल के चला, ज्यादा बात नहीं कर, लौटते हुए तो सलाम करता, सलाम कैसे हो, निकल जाता था। एक आप ही व्यक्ति थे जो मुझे आते जाते मेरे सलाम का जवाब देते थे। आज आपने आते वक्त तो मुझे सलाम का जवाब दिया, जाते वक्त आपने दिखे नहीं, तो मैं समझा आप मुसीबत में होंगे। तब मैं हर एक दरवाजा झांका और ये दरवाजे में आप मिले। तो उसने जीवन में लिखा कि एक छोटे से सलाम करने पर
अगर ईश्वर हमें अपनी जिंदगी बख्श कर देता है तो खुशियां बांटेंगे तो हमें पता नहीं क्या क्या ईश्वर देगा। तो सुनने वालों से मेरा यही ख्याल है, जब भी आपका मौका मिले, छोटा हो बड़ा हो, खुशियां बांटते रहिए, प्रेम बांटते रहिए। आप जितना प्रेम बांटेंगे ईश्वर आपको 1000 गुना लौट आता है, ये मेरा बहुत ख्याल अच्छा, है। बहुत और अच्छा, मैं बहुत सोचता हूँ इस प्यारी सी लघु कथा के साथ मैं प्रणाम करता हूँ फिर हाँ, से आपको आपकी धन्यवाद। बात और जिन्होंने मुझे सुना मैं उन्हें फिर प्रणाम करता हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है आज के प्रोग्राम में। मैंने 4-5 पहले इसके पहले भी ऑनलाइन प्रोग्राम किए हूँ, लेकिन जितना प्यार मुझे आज मिला, मैं अभिभूत हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। हाँ, मेरे को एक बात अपनी याद आ गई, मैंने तो 3 शब्द रट लिए। जी हाँ। किसी को भी बोलना है तो वो 3 ही शब्द बोलता हूं मैं। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है। उसको तो उस, उसको चेहरे ये पे ऐसी 20 खिलावट वाक्य है। आती है कि मेरे में भी जोश आ जाता है, इतनी खुशी देख कर जी उनके चेहरे पे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वाक्य है। 3 शब्द जीवन में बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी, बस स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बस। और मस्त इसमें रहो, सही सारी बात है। चीजें शामिल है। हाँ साहब, पूरा जीवन का सार आ गया इसमें, बहुत बढ़िया। पूरा जी सार आ जाता है इसमें। तो ये जी, मेरा एक बहुत जीवन का बहुत आदत सा बन गया चलो है, अच्छी बात तो यही मैं करता हूँ। और है। प्रणाम, नमस्कार। ये बिल्कुल आपके आशीर्वाद से हम नवाजे गए हैं। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि आपने मेरे छोटे से निवेदन पर अपनी नहीं, उपस्थिति दर्ज ये मेरे करवाई लिए है। बहुत अच्छा सौभाग्य बात, इतने लोगों से जुड़ पाया मैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाया। अपनी जितने भावनाएं व्यक्त करना लोग, ये भी बहुत बड़ा अवसर चाहिए। हाँ मैं जी, आप जितने, सबको प्रणाम करता हूँ फिर से, और जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, सादर संस्पर्श। नमस्कार जी, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है, मिलते हैं।